इस वीडियो में हम हरियाणवी भाषा का आधुनिक साहित्य विषय पर चर्चा करेंगे। हरियाणवी भाषा का आधुनिक साहित्य के अंतर्गत हरियाणवी कविता हरियाणवी कविता की विशेषताएं हैं, उनका परिचय है हरियाणवी कविता का। इसके अलावा हरियाणवी उपन्यास, हरियाणवी कहानी, हरियाणवी नाटक। हरियाणवी भाषा का आधुनिक साहित्य के अंतर्गत हमें 4 बिंदु प्रमुख रूप से पढ़ने हैं, जिसमें हरियाणवी कविता है, हरियाणवी उपन्यास है और हरियाणवी नाटक है और हरियाणवी कहानी है। आज हम हरियाणवी भाषा का आधुनिक साहित्य क्या है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे और उसके तुरंत बाद हम देखेंगे हरियाणवी कविता की परिचय और विशेषताएं। ज्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं हरियाणवी भाषा का आधुनिक साहित्य क्या है। 15 अगस्त 1947 ये जो है दिन आप सभी को पता है किस लिए जाना जाता है भारतवर्ष में। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत के आजाद होने के बाद राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अनेक परिवर्तन हुए। तो राजनीति में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले अंग्रेज राज करते थे तो राजनीति परिवर्तन हुई। राजनीति के कारण समाज भी परिवर्तन हुआ। संस्कृति, जो संस्कृति है उसमें भी कुछ परिवर्तन आए, सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए और आर्थिक बिंदुओं के ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ा। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सब पर कुछ प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद ही हम जो है वो आधुनिक साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। आधुनिक साहित्य जो हम पढ़ते हैं उसका प्रारंभ जो है हरियाणा या हरियाणवी साहित्य की बात की जाए तो आधुनिक साहित्य का प्रारंभ जो है आजादी के बाद या स्वतंत्रता के उपरांत जो साहित्य लिखा गया उसे हम आधुनिक साहित्य कहते हैं। अब क्या है, ये जो युग है 15 अगस्त 1947 के बाद, आजादी मिलने के बाद का जो समय है, उस समय में हुआ क्या, आधुनिकता अपने चरम स्तर की ओर बढ़ने लगी। आज भी बढ़ रही है और उस समय जो आधुनिकता का स्तर है वो बढ़ने लगा। और आधुनिकता से क्या हुआ, आधुनिकता से निराशा हुई, काफी जगह निराशा हुई। कुंठा जिसे बोलते हैं मान लीजिए, वो हुई। वासनाओं का अश्लील चित्रण हुआ, तो आप कह सकते हैं अश्लील चित्रण या अश्लीलता जो है मान लीजिए समाज में कुछ जगह आने लगी। तो ये सारी चीजें हुई परिवर्तन के साथ। और इस युग में जो कवि है वो व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और नारी चेतना से जुड़ा। यानी इससे पहले शायद ना जुड़ा हो वो, लेकिन उसके बाद परिवार, समाज, नारी चेतना, इन सभी बिंदुओं से कवि जो है वो जुड़ने लगा। लेकिन इन सब से जुड़ने के बावजूद वो व्यक्तिक जो है, पारिवारिक, सामाजिक, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी परिवार और समाज के बीच में रहते हुए भी उसने अपने आप को क्या है, अजनबी महसूस किया। वो अपने आप को अजनबी पाते हैं, जिसको अजनबीपन बोलते हैं। तो अजनबी महसूस किया अपने आप को कि सारा, आप परिवार, समाज सारा साथ है, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कोई साथ नहीं, अजनबीपन जिसे बोलते हैं वो महसूस होने लगा। और ये ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति को लेकर हो, ये जो सामान्य कवियों की बात है, अधिकतर कवियों में या अधिकतर लेखकों में, अधिक जनता में, सामान्य जनता में ये सारे लक्षण जो है वो उस समय पनपने लगे। और इस जो ये सारी चीजें चल रही थी, इन सब पृष्ठभूमि को देखते हुए हरियाणवी साहित्य का विकास हुआ। और हिंदी के आधुनिक साहित्य में हरियाणवी साहित्य का भी योगदान है। हरियाणवी कवियों ने जो है शिल्प हो या काव्यगत नवीन विधाओं के क्षेत्र में प्रयोग किए, ये हम देख सकते हैं। और आधुनिक साहित्य में गद्य विधाएं जो है वो चाहे हिंदी में हो या हरियाणवी में हो, गद्य विधाओं का प्रचुर विकास हुआ, क्योंकि इस समय
जो गद्य विधाओं के प्रचार प्रसार के लिए स्थितियां चाहिए वो बन चुकी थी। जैसे मान लीजिए एक जो मुद्रण की मशीनें हैं उनका विकास हो चुका था व्यापक स्तर पर, और जो जनता है वो इतनी शिक्षित हो चुकी थी कि वो ऐसी चीजों को पढ़ने लायक हो, पढ़ सके। तो इसीलिए इस समय ऐसी स्थितियां बन चुकी थी और गद्य का विकास होना स्वाभाविक था और गद्य का विकास हुआ। अब जो है मान लीजिए इसीलिए इसको जो है आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। और आधुनिक युग में अगर हिंदी में देखें या आप हरियाणवी में भी देख सकते हैं, पर हिंदी में ज्यादा देखें तो निबंध है, उपन्यास, कहानी, एकांकी, रिपोर्टा, संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, पता नहीं कितनी विधाओं का जो है आरंभ हुआ। इसी प्रकार हरियाणवी में भी इस समय इन विधाओं का आरंभ हुआ। ये हमने देखा आधुनिक साहित्य कैसे जन्म लिया, कैसे बना। अब जो आधुनिक आप कह सकते हैं जो हरियाणवी साहित्य है उसमें हरियाणवी कविता है उसका परिचय हम देखने की कोशिश करते हैं। हरियाणवी कविता में उस समय क्या चल रहा था, कैसे क्या विशेषताएं थी हरियाणवी कविता की, उसका परिचय और विशेषताएं देखते हैं। हरियाणवी कविताओं में देश प्रेम की भावना का चित्रण उस समय होने लगा था। देश प्रेम की भावना दिखती है। और आप कुछ कवियों के नाम जान लीजिए, जान सकते हैं, जैसे देवी शंकर है, गणपत राम है, गोवर्धन दास है, जय नारायण कौशिक है, इस प्रकार अनेक कवि हैं। और एक कवि जिनका नाम है विश्व बंधु शर्मा, उन्होंने एक रचना लिखी माटी के स्वर। तो विश्व बंधु शर्मा, विश्व बंधु शर्मा, इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था माटी के स्वर। माटी के स्वर रचना लिखी और इसमें देश प्रेम की भावना है वो काफी अत्यधिक मात्रा में है। जैसे इनकी लाइनें हैं, एक दो लाइनें मैं बताता हूँ आपको, कि भगवान भारत देश में बलवान पैदा हो, जो रखे भारत देश की वो शान पैदा हो। इस प्रकार और लंबी पंक्तियां हैं, तो आप इस दो पंक्तियों से आइडिया लगा सकते हैं। एक जो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने लिखा। इसके बाद में एक व्यक्ति है जिनका नाम है उदय भानु हंस। उदय भानु हंस, इनको हरियाणा का राज कवि माना जाता है, इतने प्रसिद्ध हुए ये। और इनकी एक रचना है जिसका नाम है देश में देश हरियाणा। आपने ये पंक्ति सुनी होगी लाइनें, कि जहां दूध दही का खाना, देश में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। तो ये जो लाइन है, ये जो रचना है, इसका नाम है देश में देश हरियाणा, और ये रचना लिखी उदय भानु हंस ने। और इनको राज कवि के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके अलावा हरियाणवी कविता जो है वो हिंदी कविता के समानांतर अग्रसर रही। जैसे हिंदी कविता का विकास होता रहा वैसे ही हरियाणवी कविता का विकास भी होता रहा। और एक व्यक्ति है, या यूं कहें कि एक विद्वान जिनका नाम है राजा राम शास्त्री, इन्होंने हरियाणवी कविता का जो आरंभ है वो 7वीं 8वीं शताब्दी से जोड़ने का प्रयास किया। ये मानते हैं कि हरियाणवी कविता जो है 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास आरंभ हो गई। हालांकि ये मत शायद ना लगे कि 7वीं 8वीं शताब्दी में हरियाणवी कैसे आरंभ हो सकती है, लेकिन जैसे गोरखनाथ है, जिसे हम गुरु गोरखनाथ के नाम से भी जानते हैं, तो गोरखनाथ जो है उनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें हरियाणवी का कुछ तेवर, हरियाणवी के कुछ शब्द है वो नजर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आरंभिक हरियाणवी है वहां उसके कुछ दर्शन हमें हो जाते हैं। तो गोरखनाथ हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम हरियाणवी के कुछ कवियों के नाम देख सकते हैं। तो ये हरियाणवी कविता का एक परिचय मान लीजिए। अब हम देखते हैं विशेषताएं कि हरियाणवी कविता कैसी है, उसमें कैसी विशेषताएं छोटी देखी हमने, और कब से आरंभ माना कुछ विद्वानों ने वो देखा। अब हम देखते हैं हरियाणवी कविता की विशेषताएं क्या क्या है। हरियाणवी कविता की विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा भूमि की प्रशंसा की इन्होंने। अब देखिए कोई भी व्यक्ति है उसको जो अपनी जगह जन्मभूमि जो है उससे प्रेम होता है और उसकी वो प्रशंसा करता ही है। तो हरियाणवी कवियों ने हरियाणा की जो पावन माटी है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यानी हम कह सकते हैं कि इन्होंने हरियाणवी भाषा, हरियाणवी जितनी भी मान लीजिए माटी है, हरियाणवी माटी में जो गुण है हरियाणवी,
माटी में, उन सब की तो हरियाणवी माटी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसके अलावा जो मान लीजिए देश प्रेम, आपको पता ही है, जो हमने ऊपर कह चुके हैं हम, तो देश प्रेम की भी और हरियाणवी प्रेम की भी हम मान सकते हैं इन्होंने की। और इसके अलावा इन्होंने जो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जैसे उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी की प्रशंसा की है। इसके अलावा जैसे यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ का जो खान पान है, इसके अलावा यहाँ के जो मजदूर है, यहाँ की जो खेती है, यहाँ के जो मान लीजिए वीर है, तो यहाँ के आप कह सकते हैं मान लीजिए खेती यानी किसान हो गए मान लीजिए। इसके अलावा जो वीर सैनिक, तो वीर है मान लीजिए। इन सब का गुणगान किया। और जैसे मैंने बताया देवी शंकर प्रभाकर नाम के व्यक्ति हुए, कवि हुए आप कह सकते हैं, तो उन्होंने हरियाणा की माटी की प्रशंसा करते हुए लाइनें लिखी कि हरियाणा की पावन धरती तेरा वंदन तेरा पूजन, तेरी माटी शीश चढ़ाकर हम कर ले तेरा अभिनंदन। इस प्रकार की लाइनें उन्होंने लिखी है। इसके बाद हम देख सकते हैं इनकी जो आगे रचनाएं हैं हरियाणवी रचनाओं की विशेषताओं में, वो हम कह सकते हैं सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना की बात करें तो इनकी जो सामाजिक चेतना है वो क्या है, समाज से अलग नहीं है। तो ये क्या है, सामाजिक, इनकी जो चेतना है वो क्या है, सामाजिक चेतना है, यानी समाज से घिरी हुई, समाज के जो आधार है उसके ऊपर खड़ी हुई इनकी चेतना है। और इन्होंने जो क्या है, सामाजिक चेतना के अंतर्गत हम अगर इनकी मूल बातें देखें कुछ, तो इन्होंने क्या है, अति भौतिकतावाद जो है, यानी जो भौतिक वस्तुओं से ज्यादा लगाव, उनका ज्यादा उनके प्रयोग करना, तो अति भौतिकतावाद के कारण इन्होंने किन चीजों का वर्णन किया, तो समाज में जो बिखराव की भावना है, तो समाज में बढ़ती बिखराव जो है, तो बिखराव की भावना है, उसका इन्होंने चित्रण किया समाज की। इसके अलावा जो पारिवारिक कलेश है उनकी चर्चा की इन्होंने अपने काव्य में। इसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे दहेज प्रथा है, तो क्योंकि ये सामाजिक विषय है तो इनके ऊपर उन्होंने लिखा, दहेज प्रथा के ऊपर लिखा, कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर उन्होंने लिखा, बेरोजगारी के ऊपर इन्होंने लिखा, और इसके अलावा जो निराशा है, महंगाई है आप कह सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने लिखा। तो इस प्रकार इन्होंने समाज से संबंधित अनेक विषय उठाए और अपनी काव्य के ये जो है, इनका अपने काव्य में इनको स्थान दिया। इसके अलावा इन्होंने प्रेम, सद्भावना, त्याग, इस जैसे उदात्त गुण जो है उनको अपनाने के ऊपर विशेष बल दिया है। और अनेक कवि हुए जिनमें ये सामाजिक चेतना के गुण देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणवी जो कवि हुए उनके काव्य में हमें जो है, जो उनकी चेतना है वो व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक चेतना है, समाज से अलग नहीं है। और उन्हें सामाजिक चेतना के अंतर्गत समाज में फैली हुई भौतिकता के कारण समाज की बढ़ती हुई जो बिखराव की भावना, बिखराव की भावना है, पारिवारिक कलेश है, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और इसके अलावा जो प्रेम है, सद्भावना है और त्याग है, ये ऐसे गुणों के ऊपर बल दिया। और ये जो चीजें हैं इनका चित्रण किया, इनका चित्रण किया, प्रेम, सद्भावना, इन सारी चीजों के ऊपर बल दिया, ऐसे गुण अपनाने के ऊपर। इसके अलावा हरियाणवी कविता में हम देख सकते हैं देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना जो हरियाणवी कविता में देखने को मिलती है, इसमें क्या है, हरियाणा का जीवन कैसा है, तो हरियाणा के जीवन के बारे में काफी लिखा इन्होंने। तो हरियाणा का जीवन है, इसके अलावा हरियाणा की जो जीवन के अलावा लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति है उसका वर्णन किया। और वही जो है देश प्रेम, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा जो देश प्रेम है उसकी इनके काव्य में काफी स्थान दिया इन्होंने अपने काव्य में। इसके अलावा जो हरियाणा की जो देश की हरियाणा कविता जो है, हरियाणवी कविता है, उसमें देश प्रेम की जो धरोहर है, कोई भी धरोहर है, मान ले प्राकृतिक है
ऐतिहासिक है। धरोहर में आप अनेक प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे प्राकृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है मान लीजिए। तो इन सब के ऊपर इन कविताओं में जो है चित्रण किया गया अच्छा, जिसे हम सुंदर आकर्षक चित्रण जो है धरोहर का, प्राकृतिक धरोहर का, ऐतिहासिक धरोहर का, इन सब धरोहर का चित्रण किया गया। इसके अलावा इनमें जो है देश की स्वतंत्रता की रक्षा की चिंता को व्यक्त किया गया है कि देश स्वतंत्र है, वो कैसे स्वतंत्र रह पाए आगे चलकर, ये सारी चीजें व्यक्त की गई। राष्ट्रीय चेतना जो है इनके काव्य में कहीं भी देखी जा सकती है। कवि ने लिखा भी है, हरियाणवी कवि ने, और देश प्रेम के बारे में, कि इस भारत का लोग विदेशी देना चाहते घेरा, दुनिया में गुड़ दौड़ मची हुई, दिल घबरावे मेरा। यानी ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भारत को लोग गुलाम बनाना चाहते हैं, विदेशी लोग घेर रहे हैं, घेरना चाहते हैं, और इस सारी घुड़दौड़ के अंदर मेरा दिल घबरा रहा है कि भारत को किस प्रकार आजाद बनाए रखा जाए, ये चिंता व्यक्त की गई। तो आप इस लाइन चाहे तो देख सकते हैं कि इस भारत का लोग विदेशी देना चाहते घेरा, दुनिया में गुड़दौड़ मची हुई, दिल घबरावे मेरा। तो इस प्रकार देश प्रेम की भावना हरियाणवी कविता में देखने को मिलती है। हरियाणवी कवियों में जो भक्ति भावना है, उनकी कविताओं में, हरियाणवी कविताओं की विशेषताओं में ये भी शामिल है। भक्ति भावना के अंदर इन्होंने जो ईश वंदना, प्रभु भक्ति, ये निरंतर इनके काव्य में चलती रही। तो हम कह सकते हैं जो ईश वंदना है, ईश वंदना, प्रभु भक्ति, ये वंदना है, वह वह नहीं है। प्रभु भक्ति ईश्वर के प्रति आस्था है, जो मान लीजिए ईश्वर के प्रति आस्था। इसके अलावा हम देख सकते हैं ये सारी चीजें जो है इनके दर्शन में जो है हरियाणवी कविता में होते हैं। इसके अलावा जो अगर हम देखें कि इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किन किन का गुणगान किया, तो इन्होंने अगर हम देखें तो शिव है, शिव के अलावा जैसे गणेश है, कृष्ण है, राम है, महात्मा बुद्ध है। इन सभी के ऊपर, इन सभी देवी देवताओं को जो महान गुणगान इन्होंने किया अपने काव्य के अंदर, और अनेक जो देवी देवता आप कह सकते हैं जो है देवता है, उनका संबंध जो है इन्होंने हरियाणा से जोड़ने का प्रयास किया। तो इन्होंने अपने काव्य के अंदर ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि अनेक जो मान लीजिए देवता है, उनका संबंध जो है हरियाणा से है, ऐसा दिखाने का अपने काव्य में इन्होंने प्रयास किया है। और इनकी जो है पंक्तियां भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। इसके इसके बाद हम देख सकते हैं कि हरियाणवी कविता में जो है शोषण का विरोध जो है वो भी देखने को मिलता है हरियाणवी कविताओं में। इन कविताओं में हर प्रकार के शोषण का खंडन किया गया है। इन्होंने हर प्रकार का शोषण, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण हो, तो हर प्रकार के जो शोषण है उसका क्या किया है, खंडन किया है कि शोषण नहीं होना चाहिए, शोषण ठीक नहीं होता। और शोषण का खंडन करेंगे, शोषण का विरोध करेंगे, तो शोषितों के प्रति क्या होगा, तो आप कह सकते हैं जो शोषित है, तो शोषितों के प्रति क्या है, शोषितों के प्रति सहानुभूति है। शोषितों के प्रति सहानुभूति। और शोषक वर्ग का क्या होगा, उनके प्रति आप कह सकते हैं उनकी निंदा की है, घृणा की है, और ऐसी बातें आप कह सकते हैं। शोषितों के प्रति सहानुभूति है, तो शोषक के प्रति घृणा आप कह सकते हैं, निंदा कह सकते हैं। तो शोषक वर्ग की निंदा की है इन्होंने। इसके अलावा किसान है, मजदूर है, उनके शोषण को देखकर हरियाणवी कवियों ने ऐसा दिखाया है जैसे उनका खून खोल उठता है। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणवी काव्य में शोषण का विरोध हर प्रकार से किया गया है। हरियाणवी कविता में शोषण का खंडन किया गया है, हर प्रकार के शोषण का खंडन किया गया है। हरियाणवी कविता में जहाँ शोषितों के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है, वहीं शोषक वर्ग के प्रति निंदा और घृणा का भाव देखने को मिलता है। हरियाणवी काव्य में किसान और मजदूर
के शोषण को देखकर हरियाणवी कवियों का खून खोल उठता है। और इन्होंने जो है मान लीजिए लिखा भी है, इनके ऊपर एक पंक्ति है, गरीबी को देखकर लिखा है, देख रोंगटे खड़े होंगे या मेरी छाती धड़के, गरीब किसान की जिंदगी क्यों कर बीतते से मर पड़ के। तो इस प्रकार की पंक्ति में हम देख सकते हैं। हरियाणवी कविता की अन्य विशेषताओं में हम कह सकते हैं आस्थावादी चेतना। आस्थावादी चेतना, अब आस्थावादी चेतना नाम से ये स्पष्ट है कि ये आस्थावादी है, इनके काव्य में आस्था के गुण हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि हरियाणवी आधुनिक कविता में आस्थावादी चेतना है वो जगह जगह मिलती है, ये यत्र तत्र उनका चित्रण जो हुआ है। और इसमें की आस्थावादी चेतना में किसके प्रति आस्था है, तो इन्हें जो है जीवन में जो संघर्ष, शोषण, दुख, इनके अलावा ये आस्था है कि इन सब के बाद सुख भी मिलेगा। तो जो है शोषण दुख ही नहीं बल्कि क्या है, सुख भी मिलता है। तो इन्हें आस्था है कि कितनी भी संकट हो, कितने भी कुछ हो, जो सुख है उसके ऊपर आस्था है कि शोषण के बाद, दुख के बाद, संघर्ष के बाद क्या मिलेगा, सुख मिलता है, इसकी इन्हें आस्था है। इसके अलावा उनका विश्वास है कि सुख दुख की अनुभूति जो है हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है, कि हमारे मानसिकता जैसी होगी हम वैसे ही सुख और दुख का अनुभव कर पाएंगे। सुख है या दुख है ये हमारी किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है मानसिकता पर, ये इन्होंने माना है। तो आप आस्थावादी में तीन चार प्रमुख बातें बताएंगे सिर्फ कि आस्थावादी चेतना, आस्थावादी चेतना के अंतर्गत हम बताते हैं कि हरियाणवी या हरियाणा की आधुनिक कविता में आस्थावादी भावना का चित्रण हम यत्र तत्र देख सकते हैं। आस्थावादी चेतना के अंतर्गत इन्होंने माना है कि संघर्ष, शोषण व दुख के बाद, या दुख ही नहीं, हमें जो है सुख भी मिल सकते हैं। और ये इनकी आस्था है कि ये हर एक संघर्ष के बाद सुख है उसकी कल्पना करते हैं, इनका आस्थावादी रुख है। और उनका विश्वास है कि सुख दुख की अनुभूति हमारी मानसिकता के ऊपर निर्भर करती है, ये बात इनकी माननी है। और ये इनकी जो आस्थावादी चेतना इसे हम कह सकते हैं। हरियाणवी कविता की विशेषताओं में सांप्रदायिकता, का विरोध, हरियाणवी कविता में सांप्रदायिकता का विरोध भी किया गया। इन्होंने जो है कड़े शब्दों में सांप्रदायिकता का क्या है, खंडन किया है। तो सांप्रदायिकता का खंडन किया इन्होंने कि सांप्रदायिकता अच्छी चीज नहीं है, मान लीजिए। और इन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या किया कि जितनी भी सांप्रदायिकता के तत्व है, मान लीजिए जैसे जाति भेद है, तो जाति भेद है जो सांप्रदायिकता फैलाती है। इसके अलावा जो धर्म है, धर्म के अलावा आधार पर हम जो है सांप्रदायिक हो जाते हैं, बंट जाते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्रीयता है, क्षेत्रीयता के आधार पर जो है मान लीजिए उसकी भावना है। और इसके अलावा क्षेत्रीयता के आधार पर जितने भी मान लीजिए झगड़े हैं, इन सब का जो है इन्होंने खंडन किया, मान लीजिए। और इन सब का खंडन करते हुए ये सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि सांप्रदायिकता का खंडन किया, और इसमें कहते हैं कि जाति भेद, धर्म, क्षेत्रीयता की भावना, इन सब का विरोध करते हैं ये। और ये कहते हैं ये जो है नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं। और तारादत्त विलक्षण है, उन्होंने एक कविता है, एक कविता है जिसका नाम है एक रहांगे, यानी एक रहेंगे, मतलब एक रहांगे यानी एक रहेंगे। ये कविता है, इसके अंदर इन्होंने सांप्रदायिकता की भावना का जो चित्रण किया है वो बड़ा अच्छा है। उन्होंने जो है सांप्रदायिकता की भावना का चित्रण करते हुए जो ये छोटे छोटी और भावनाएं हैं जो सांप्रदायिकता फैलाती है, इनको समाज के लिए हानिकारक बताया और ये कहा है कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तो हम देखते हैं सांप्रदायिकता विरोध में क्या है। सांप्रदायिकता के विरोध में हम पहले बताएंगे कि हरियाणवी, आधुनिक हरियाणवी कविता के अंदर हर प्रकार की सांप्रदायिकता का कड़े शब्दों में निंदा की गई, उसका खंडन किया गया। और सांप्रदायिकता के खंडन के अंतर्गत इन्होंने जाति भेद, धर्म, क्षेत्रीयता जो है मान लीजिए, इन सभी जो भी मान लीजिए चीजें हैं जो सांप्रदायिकता फैलाती है, उनसे दूर रहने का या उनका जो मान लीजिए विरोध करते हुए समाज से इनसे दूर रहने के लिए आग्रह किया। और तारादत्त शर्मा, सॉरी तारादत्त विलक्षण,
तारादत्त विलक्षण नाम के कवि है, जिन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम है एक रहांगे। और इस कविता के बड़ी सांप्रदायिकता को लेकर ये कविता है, और इसमें इन्होंने किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता फैलाने वाली भावना को समाज के लिए हानिकारक बताया, और समाज से आग्रह किया कि इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं उनसे दूर रहे। ये आग्रह इन्होंने अपनी कविता के अंदर एक रहांगे में किया है। हास्य व्यंग्य। अब हरियाणवी कविता है, हरियाणा में पता है आपको हास्य व्यंग्य की प्रधानता प्रचुरता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हरियाणवी कविता में हास्य व्यंग्य ना हो। तो हरियाणवी कविता, जो आधुनिक हरियाणवी कविता है, इसमें हमें यत्र तत्र यानी जगह जगह आप कह सकते हैं, यत्र तत्र जो है हास्य व्यंग्य है, वो भावना दिखाई देती है हास्य व्यंग्य की। और इसमें क्या है, व्यंग्य कैसे किया गया है, तो जो समाज में कमजोरियां हैं, हम कह सकते हैं कि समाज में व्याप्त कमजोरियां, समाज में व्याप्त जो कमजोरियां हैं, इनके ऊपर इन्होंने जो है हास्य व्यंग जो है, मान लीजिए व्यंग किया, और जिसे कहते हैं कटाक्ष किए। तो इसी प्रकार इन्होंने व्यंग्य किया है किस पे, सामाजिक कमजोरियों के ऊपर व्यंग्य किया। सामाजिक कमजोरी पे व्यंग्य करते हुए इन्होंने जो ऐसे लोगों को जो है हंसी का पात्र बनाया, जो कमजोरियों, जो सामाजिक कमजोरियों को जो बढ़ावा देते हैं मान लीजिए। और इन्होंने जो इसके माध्यम से, हास्य व्यंग्य के माध्यम से क्या किया है कि समाज का यथार्थ चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। एक कवि हुए हरियाणा के, अभी भी है शायद, उनका नाम है जेमिनी, आपने शायद देखे भी हो, जिनका नाम जेमिनी हरियाणवी है। इन्होंने हास्य व्यंग्य के ऊपर लिखा, देखिए कि इब का इंसान भीतर तय कटपीस ऊपर तय थान। अब ये क्या करें, देखिए कि इब का यानी अभी का जो इंसान है वो क्या है, भीतर तय कटपीस और ऊपर तय थान। थान मतलब जो कपड़े का थान होता है उस प्रकार। आगे कहते हैं इब की नारी ब्याह तय पहलम तलाक की तैयारी, यानी शादी से पहले तलाक की जो तैयारियां है वो आरंभ कर देती है। अब नारी ऐसी हो गई है। तो ये क्या है, समझा समाज में जो कमजोरी है उसके ऊपर क्या है, कटाक्ष किया गया है। इब के नेता जनता के डबल रोल करने वाले अभिनेता, तो यानी डबल रोल करते हैं, उनका वास्तव में व्यक्तित्व कुछ होता है और वो समाज के सामने कुछ और दिखाना चाहते हैं, तो अभिनय करते हैं, इसलिए उसको अभिनेता करके क्या कर कटाक्ष किया गया। अब हम कह सकते हैं कि हरियाणवी की भाषा शैली कैसी है, हरियाणवी कविता की, हरियाणवी आधुनिक कविता की भाषा शैली की बात की जाए, तो देखिए क्या है कि यहाँ भाव पक्ष वो तो समृद्ध और विशद है ही, हमने देखा है ऊपर। इसी प्रकार इन चीजों को व्यक्त करने के लिए जो भाषा शैली है वो भी क्या है, सक्षम है। यानी भाव पक्ष जितना समृद्ध है, उतनी ही भाषा जो है शैली सक्षम है इस चीज को बताने के लिए। और इनकी भाषा कौन सी है, तो हरियाणवी लोक भाषा है, यानी जो लोगों के द्वारा बोली जाती है वो हरियाणवी लोक भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। इसके अलावा भाषा शैली के अंदर इन्होंने जो है हरियाणवी के मुहावरे या मुहावरों, कहावतों और सुभाषितों, इन सब का प्रयोग अपने काव्य में किया है, जिससे हरियाणवी संस्कृति और संस्कारों को स्पर्श मिलता है। यानी हरियाणवी मुहावरों, कहावतों, सुभाषितों का प्रयोग करने से जो हरियाणवी संस्कृति और हरियाणवी जो संस्कार है वो काव्य के अंदर अच्छी प्रकार से झलक दिखाई देती है उनकी। और इन कवियों ने जो भाषा भावानुकूल रखी, और जो शब्द शक्तियां हैं, शब्द शक्तियां कौन कौन सी है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया जहां जिस शक्ति की शब्द शक्ति की आवश्यकता थी। इसके अलावा इनके काव्य में जो है बिंब और प्रतीक, इनकी योजना भी जो है वो सफल दिखाई देती है। इनकी जो शैलियां हैं वो विविध शैलियां हैं, जो भावानुकूल इन्होंने प्रयोग किया है।
अगर वीरता की कविता है तो उन्होंने उसी शैली का प्रयोग किया जो वीरता को अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर पाए। संगीतात्मकता के गुण भी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। और अंत में निष्कर्ष रूप से हम यही कह सकते हैं कि हरियाणवी कविता है वो भाव पक्ष हो या कला पक्ष हो, दोनों ही दृष्टि से एक सफल कविता जो है या काव्य जो है वो माना जा सकता है। सफल कविता, हरियाणवी कविता जो है सफल कविता मानी जा सकती है।